जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत हमारे जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद विधायकों को कई तरह का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन कई बार यदि वे किसी ऐसे मसले में उनका नाम आ जाता है जो न्यायालय के समक्ष चुनौती पेश करता है, यानी कि आपराधिक या दीवानी मामलों में वो अभियुक्त घोषित कर दिए जाते हैं, तो उनकी जो संसदीय सदस्यता है या विधायकी है वह चली भी जाती है, उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। हालिया जो मामला है वह एक सांसद हैं और उनकी अयोग्यता पर बात करेंगे। उनको लेकर के केरल उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है और इसके निर्णय के बाद क्या मसले उत्पन्न हो गए हैं, इन सब चीजों को हम जरा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह मुद्दा जो आज का है वह सुर्खियों में क्यों है। देखिए, एक सांसद महोदय हैं, एनसीपी के सांसद हैं, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और वे कहाँ के रहने वाले हैं? लक्षद्वीप के सांसद। इन पर हत्या के प्रयास का एक आरोप था और उस आरोप में निचली अदालत जो है, जिला एवं सत्र न्यायालय जो है, उन्होंने इनको दोषी मानते हुए 10 साल का सजा भी दे दिया था। तो सांसद का नाम है मोहम्मद फैजल। जब इनको सजा दे दिया गया था तो इनकी जो सदस्यता है वह समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। इसके खिलाफ ये पहुंच गए केरल हाईकोर्ट में, जाकर के इन्होंने अपील किया और इन्होंने कहा कि इनकी जो सजा है, इनका जो निलंबन है, उसे रद्द कर दिया जाए। तो इसी मसले को लेकर के केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस अपील पर पूरी तरह से बात नहीं हो जाती है तब तक इनको निलंबित ना किया जाए। तो यह पूरा मसला है जो कि केरल उच्च न्यायालय ने किया है। अब इसी मसले से बहुत सारी बातें निकल कर के सामने आई है, उसी को लेकर के हम बात करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। इसे हम बिंदुवार देख लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप के सांसद, जैसा कि मैंने कहा, मोहम्मद फैजल हैं। उनको कारावती सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के एक प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया था। दरअसल ये मामला जो है 2009 ईस्वी का है, ठीक है। इसमें 3 आदमी अभियुक्त हैं और 3 में एक तो सांसद है और एक इनका भाई भी है, ठीक है। कारावती सत्र न्यायालय ने इन्हें सजा सुना दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि 13 जनवरी को जब इन्हें सजा ये सुना दिया गया सत्र न्यायालय के द्वारा, उसके बाद 13 जनवरी को, आपको ये डेट ध्यान पे रखना है ताकि आप इस पूरी स्टोरी को समझ सके कि मामला कैसे कैसे ये मुद्दा आगे बढ़ता है। तो 13 जनवरी को क्या हुआ कि लोकसभा सचिवालय के द्वारा सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि इन्हें दोषी ठहरा दिया गया था। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। जब इनकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी तो सांसद जो है सजा की तिथि से ही लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो गए थे। यह किसके तहत होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 102 1E के तहत होता है। इसको हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भारत का जो चुनाव आयोग है, चूंकि यह जब अयोग्य घोषित हो गए तो यह जो सीट है वह रिक्त हो गया, तो फिर यहाँ पर उपचुनाव कराने की जरूरत थी। तो 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने क्या किया, यहाँ पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी और कहा कि 27 फरवरी जो आने वाला था उस दिन यहाँ पर चुनाव होना था। उससे पहले ही यह जो मोहम्मद फैजल साहब थे यह पहुंच जाते हैं केरल हाईकोर्ट में और वहां जाकर के ये कहते हैं केरल उच्च न्यायालय में जाकर के कि मुझे जो सजा दिया गया है या मुझे जो निलंबित किया गया है उसे आप रद्द करवा दें, उस पर स्टे लगवा दें। इन्होंने अपील किया। अब इसी मसले पर केरल की जो हाईकोर्ट है उन्होंने कहा कि जब तक इनके अपील पर सुनवाई चल रही है तब तक इनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए, तब तक इन्हें रद्द नहीं कीजिए, इन्हें निलंबित मत कीजिए। अब देखिए, 25 जनवरी को केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपील के निपटारे तक उनकी दोष सिद्धि को निलंबित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के अनुसार दोष सिद्धि को निलंबित नहीं किया जाता तो इसका परिणाम न केवल संसद के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक होता है। ये कौन कह रहा है? केरल हाईकोर्ट कह रही है कि यदि जो आपने निलंबित कर दिया सांसद को, यदि इन्हें निलंबित को वापस नहीं कर लिया जाता है तो ये राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक होगा। वो तर्क भी देते हैं राष्ट्र के लिए नुकसानदायक कैसे होगा, तो कहते हैं कि दोबारा जब आप उपचुनाव कराओगे तो उपचुनाव करने पर धन की हानि होगी। दूसरा, इस समय में, इस अवधि में जो वहां पर लक्षद्वीप में विकासात्मक गतिविधि का है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम चल रहा है वो सब ठप पड़ जाएगा। तो पूरी तरह से ये नेशनल लॉस है। इसीलिए अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए और जब तक इनके अपील पर सुनवाई चल रही है तब तक इन्हें निलंबित मत कीजिए। तो यह पूरा मसला एक हो गया। अब यहां से ही मुद्दा उठ के आया कि आखिर कोई संसद सदस्य जो होता है वह अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसका आधार क्या होता है, किन किन मुद्दों पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आप इसे समझ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 102
1 में इसकी चर्चा की गई है। इसके अनुसार ही सदन में जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता को लेकर के बातें की गई है। अब अयोग्यता में कुछ बातें की गई है कि जो भी सदस्य होंगे, माननीय सदस्य, यदि वो कोई लाभ का पद धारण करते हैं तो वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब लाभ का पद धारण करने का क्या मतलब है? एक तो देखिए, यानी कि दोहरी पद की बात की जाएगी। एक तो वो सांसद हैं, ठीक है। दूसरा मान लीजिए वो जिस राज्य से संबंधित है या किसी अन्य राज्य से, वहां का फिल्म बोर्ड हो, मान लीजिए उस फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हो जाते हैं और उसके लिए उन्हें सैलरी भी मिलती है। तो क्या हो गया? 2 पद। यहाँ एक तो वो सांसद हुए, इसके लिए भी सैलरी मिल रही है। दूसरा जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसके भी अध्यक्ष हैं, उसके लिए भी सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पर दोहरी पद हुआ, यानी कि लाभ का पद वो धारण करते हैं। और ये यदि प्रूव हो जाता है तो उनकी जो है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उनकी जो संसदीयता है उन्हें छीन ली जाएगी, वो निलंबित कर दिए जाएंगे। दूसरा, जो मानसिक रूप से यदि वो विक्षिप्त हो जाते हैं, यानी कि आप कहें कि पागल घोषित कर दिए जाते हैं और न्यायालय भी यदि इसे मान लेती है तब भी वो अयोग्य घोषित होंगे। दिवालिया हो जाते हैं तब भी उनके साथ ये प्रावधान होगा, या फिर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता जो है ग्रहण कर लेते हैं, स्वेच्छा के साथ भारतीय नागरिकता को छोड़ देते हैं, तब भी उनकी संसदीय चली जाएगी। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं, तब भी वे अयोग्य हो जाएंगे, फिर सांसद वो नहीं रह पाएंगे और इसका जो अंतिम निर्णय होगा वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब समझ लीजिए, संसदीय चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट को कुछ अधिकार दिया गया है। तो वह अधिकार हाईकोर्ट का क्या है उसे हम बारी बारी से देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में संसद के किसी सदन के लिए चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। अब चुनाव को जो चुनौती दी जाएगी इसके लिए कुछ तथ्य दिए गए हैं। मान लीजिए ऐसा संभव है कि चुनाव जहां कराया गया है वहां से यह बात निकल के आई है कि चुनाव में धांधली हुआ है, यानी कि भ्रष्टाचार के तत्व पाए गए हैं। तो इस आधार पे उस चुनाव को पूरा रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? हाईकोर्ट के द्वारा। उसे पूरी तरह से चुनाव को ही शून्य घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ 10वीं अनुसूची की बात की जाती है। संविधान की 10वीं अनुसूची की जब भी चर्चा है तो आपको ध्यान रखना है यह दल बदल कानून से संबंधित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप वैसे भी ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में ही आ सकता है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची का दल बदल कानून जो है उसकी निहरता से ग्रस्त हो जाता है तो सदन के अध्यक्ष द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब समझ लीजिए, यदि अध्यक्ष उसे अयोग्य घोषित कर लेते हैं तो यह उनकी न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। किनके न्यायिक समीक्षा के अधीन? जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा के अधीन यह मसला आता है। अब 10वीं अनुसूची पर जरा सा एक डिटेल्स आप देख लीजिए। 10वीं अनुसूची को वर्ष 1985 में संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। अच्छा, इसका जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि दल बदल की घटनाओं पर रोक लगाना था। अब मान लीजिए एक पार्टी की सरकार बनी और उसके कुछ सांसद जो हैं, मान लीजिए चुनाव होता है और चुनाव में जो किसी विधानसभा की सीट 60 हो जाती है, ठीक है, तो एक पक्ष को जो वोट मिल जाता है वो 28 हो जाता है और दूसरे पक्ष को जो वोट मिलता है वो 32 होता है। तो ए और बी इसे मान लेते हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। तो कायदे से सरकार इसे बनाना चाहिए था, पार्टी बी को, लेकिन यह क्या करती है पार्टी, इसके कुछ विधायकों से संपर्क करती है और यहां से 4 विधायक तोड़ के अपने में मिला लेती है। तो अब इसकी संख्या 32 हो जाएगी। 2 भी मिल जाता है या 3 भी, 3 पर भी इसकी सरकार बन जाएगी और इसकी संख्या मान लीजिए 28 अब घट के हो जाएगी। तो इस संदर्भ में क्या होगा, एक ही सरकार बन जाएगी। ठीक है, इसी चीज को रोकने के लिए, यानी कि चुनाव के बाद जब है इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए दल बदल, आप देख रहे हैं जो माननीय सदस्य होते हैं एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। तो 10वीं अनुसूची लाया गया ताकि दल बदल ना हो पाए और सही से चुनाव प्रक्रिया के बाद लोकतांत्रिक स्थिति जो है वो अनवरत रूप से चलता रहे, तो इसके लिए यह लाया गया था। अब इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय दिए गए हैं, उसे समझ लीजिए कि कैसे अयोग्य घोषित हो सकते हैं सांसद, उसे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक बहुत फेमस केस हुआ था, लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में कुछ बातें कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी संसद सदस्य या फिर विधानसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का सदस्य, जिस भी राज्य में विधान परिषद हो वहां, यदि उन्हें अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम, ध्यान रखना है 2 चीजें, एक तो वो अपराध के दोषी ठहरा दिए गए, दूसरा न्यूनतम जो उनकी सजा हो, मिनिमम वो कम से कम 2 साल का कारावास की सजा यदि उन्हें दी जाती है तो वो अपनी सदन की सदस्यता खो देंगे। और वो सदस्यता भी कैसे खो देंगे,
तत्काल प्रभाव से जैसे ही उन्हें सजा दी जाएगी और सजा की अवधि जो है न्यूनतम 2 वर्ष हो गया कारावास, तो वो तत्काल प्रभाव से अपनी सदन की सदस्यता खो देते हैं। अब यहाँ जनप्रतिनिधि अधिनियम की हमने बात की थी, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1981 की धारा 8 में इसकी बात की गई है। तो सेक्शन 8 को जरा हम डिटेल से देख लेते हैं कि क्या बात यह कहा गया है इसमें। दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है, कौन सी? ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8। किस किस कंडीशन में जरा देख लीजिए। परंतु ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मुकदमा चल रहा है, अभी उन्हें सजा नहीं दी गई है, तो इस कंडीशन में वह चुनाव लड़ सकता है। यहां देख लीजिए, ये दोषी व्यक्ति है तो चुनाव लड़ने से रोका गया है, यह अधिनियम कहेगी। लेकिन यदि उस पर मुकदमा चल ही रहा है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, चाहे उस पर मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(1) और 2 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सदस्य, यहाँ इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको देखना है, यदि कोई सदस्य सांसद या विधायक, सदस्य में दोनों आ गए, मतलब सांसद जो आए वो संसद के संदर्भ में और विधायक जो आए वो राज्यों के संदर्भ में। विधायक अब कौन कौन सा काम के तहत आएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, जरा यहाँ ध्यान रखना है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की बात की जा रही है, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन यदि करते हैं, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर वो दंगे फसाद कराने में पाए जाते हैं, भारतीय संविधान का अपमान करते हैं, या जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वो संलिप्त पाए जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में यदि उनका नाम आ जाता है, तो ऐसे अपराधों में यदि उन्हें अयोग्य मान लिया जाएगा तो और अयोग्य मानते हुए 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित उन्हें कर दिया जाता है। तो एक मसला तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का ये है। दूसरी बात अब आप यहाँ देख लीजिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) में कुछ प्रावधान किए गए हैं, इसे समझ लीजिए। इसके तहत 8(3) के तहत कहा गया है कि उपरोक्त अपराध जो भी हैं, यानी कि ये जो पीछे हमने ये पूरा अपराध देखा, तो ये जो अपराध हैं, अगर देखिए यह अपराध में संलिप्त पाए गए तो उन्हें अयोग्य करते हुए 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। लेकिन इस अपराध के अलावा किसी और तरह का अपराध होता है तो कोई सदस्य उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित किए जाते हैं तो, और साबित जब हो जाते हैं उसकी सजा न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक हो, यानी कि 2 वर्ष से अधिक की सजा उन्हें मिलती है और कारावास की सजा सुना दी जाती है, तो दोषी ठहराए जाने की जो तिथि है, जिस डेट को उन्हें सजा दिया गया है, उस डेट से ही वे अयोग्य घोषित हो जाएंगे तत्काल प्रभाव से। इसे ध्यान में रखना। ऐसे व्यक्ति को सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से रोका भी जाता है। यानी कि मान लीजिए सजा इनको मिल गया 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का अगर मिल गया तो ये जो है अयोग्य तत्काल प्रभाव से घोषित हो गए, और उसके बाद जब 2 वर्ष पूरा कर लिए उसके बाद जो है 6 वर्ष तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए भी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये तो कुछ इसके जरूरी संवैधानिक प्रावधान हो गए जिसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसा मसला है जो इसमें न्यायालय भी आ गया है, संविधान के कुछ प्रावधान आ गए हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम भी आ गया है, इसीलिए संभव है कि यूपीएससी की नज़र इस पॉइंट पे पड़ सकता है, इस मुद्दे पे पड़ सकता है, और यहाँ से चूंकि दल बदल अधिनियम की बात की गई है तो प्रश्न आने की संभावना होगी, इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान रख करके पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा ये पूरा वीडियो है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जल्द ही किसी दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।